हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और जैसे कि आपसे मैंने बात किया था, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बायोलॉजी। 9th क्लास की बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, या यूँ कहूँ कि 9th क्लास की NCERT के हिसाब से आपको बायोलॉजी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। इस पे कोई दबाव नहीं है आपको, आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं तो फिर बताइएगा क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। केंद्रक की बात करेंगे। इसके पहले की क्लासेज के बारे में चर्चा हमने कर लिया। केंद्रक के बारे में उदाहरण के साथ समझाने की NCERT की अलग अलग प्रतिभा है। जैसे प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी, हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंदें डाली। यदि हम बिना आयोडीन की स्लाइड पर देखें तो क्या दिखेगा? प्रयत्न करके देखो क्या अंतर दिखेगा। ये सब तो प्रयोग की बातें हैं, सीधे बातें हैं मुद्दे पे। कोशिका के विभिन्न भाग में कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे होते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं और कुछ कम रंग के प्रतीत होते हैं। आगे क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं अभी देखते हैं। कह रहे हैं कि आयोडीन को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सैप्रोनिन या मेथिलीन ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या करें? केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। देखिए, मैं आपको सीधे सीधे बात बताऊं, यहाँ पे बहुत घुमा फिरा के बातें की गई हैं। आपको बताओ, जो ये कोशिका है, कोशिका के सबसे मध्य भाग, सबसे मध्य नहीं, बीच में एक मतलब एक केंद्रीय भाग होता है जिसको केंद्रक कहा जाएगा। और केंद्रक एक आवरण, एक झिल्ली नुमा आवरण से ढका होता है जिसे केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर आ जा पाता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है ये भी मैं आपको यही डिफाइन कर दे रहा हूँ। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बाहर के सभी पदार्थ को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और अगर मैं कहूँ कोशिका झिल्ली के अंदर सभी पदार्थ, केंद्रक सहित सभी पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य में अंतर समझाने के लिए एक मैं लिखता हूँ, जीव द्रव्य बराबर केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य समझ पा रहे हैं? कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका झिल्ली के अंदर भरी सभी पदार्थ, जो भी चीज है कोशिका के अंदर, वो कोशिका द्रव्य कहलाती हैं। कोशिका द्रव्य का विषय अनुभाग 5.2.4 में पढ़ेंगे। केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्रोमोसोम, इसी क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र या यूं, गुणसूत्र का मतलब यह है जिसमें डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, वह आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए व आरएनए पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? डीएनए आरएनए क्या करेंगे? आनुवंशिक गुणों को प्रदर्शित करेंगे। या यूं, क्रोमोसोम क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है जो विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देता है। छड़ाकार मतलब एक इस तरीके की रस्सी नुमा दिखता है। क्रोमोसोम का नाम ही इसकी रस्सी नुमा संरचना के कारण ही दिया गया है। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में जाती हैं। क्रोमोसोम के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए के रूप में, डीएनए अणु के रूप में अगली संतति को जाता है। वही बात है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। कब करेंगे? हम करेंगे क्लास 11th की NCERT में। अभी आप बिल्कुल घबराइए नहीं, डीएनए के बारे में डिटेल से चर्चाएं होंगी। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं, आरएनए भी पाया जाता है, यहाँ पे लिखा नहीं है। क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। डीएनए के अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। डीएनए कैसे होता है भाई? अगर डीएनए की बात करूं तो डीएनए ऐसे कुछ तरीके का होता है जिसमें यहाँ पे सूचनाएं लिखी जाती हैं। इतना ही आप जानिए, यहाँ पे बेसिक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जानिए कि डीएनए के अंदर ये चीजें सूचनाएं लिखी रहती है। ठीक है, सभी आवश्यक सूचनाएं लिखी रहती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं।
और ये जो एक टुकड़ा देख रहे हैं ना, ये बहुत लंबी श्रृंखला होती है। और ये जो एक टुकड़ा देख पा रहे होंगे, आपको दूसरे कलर से मैं बताता हूँ। ये जो टुकड़ा आप देख पा रहे होंगे, ये वाला टुकड़ा, ये वाला भाग, इसी को कहा जाता है जीन। किसी भी एक भाग को जीन कहा जाएगा। और जीन आनुवंशिक पदार्थ को समझने के लिए, या आनुवंशिकता का सिद्धांत समझने के लिए, या माता के गुण जो माता पिता के गुण जो बच्चे में जाते हैं उसको समझने के लिए जीन को समझना आवश्यक हो जाता है। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की सूचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होनी होती है तब क्रोमोसोम से संगठित हो जाता है। ठीक है, यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल से मैं बात करूंगा, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान नहीं होते हैं। कुछ जीवों में मुख्य बात यहाँ पे क्या समझना है हमको, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। केंद्रक में क्या होता है, दो चीजें अभी तक आपने देखा, केंद्रिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली जिसको कह रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपने सीखी यहाँ पे, केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाया जाता है, ये चीज आपने सीखी अभी। और इस गुणसूत्र में मैंने कहा डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए होता है, और प्रोटीन होता है। ठीक है, और डीएनए क्या होता है, ये आनुवंशिक पदार्थ हैं, ये आनुवंशिक पदार्थ है ये वाला डीएनए। वैसे कहा जाता है सब मोटे मोटे तौर पे डीएनए, आरएनए व प्रोटीन को आनुवंशिक पदार्थ कह देते हैं। डीएनए और आरएनए को कहते हैं, प्रोटीन को नहीं कहते हैं। लेकिन अगर आप क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, अभी जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको क्लियर करेंगे कि डीएनए को ही क्यों आनुवंशिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो जो चीज पढ़ना है हमको क्लियरली पढ़ना है, जिससे हमारे क्वेश्चन जो है किसी भी परीक्षा में गलत ना होने के चांस रहे। डीएनए में वे सभी सूचनाएं लिखी होती हैं जो शरीर को आवश्यक है, जैसे नाक कितना बड़ा होगा, कान कितना बड़ा होगा, आदमी की कद काठी कैसी होगी, बुद्धि का विकास कैसे होगा, ये सारी सूचनाएं उसमें लिखी रहती हैं। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, ये लाइन पूछ सकते हैं। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे ही कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है। बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया क्या है ना, बैक्टीरिया टाइप जो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, बैक्टीरिया वगैरह ना, इनको कहा जाता है ये प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। और मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को ज़्यादा स्पष्ट नहीं करूँगा यहाँ पे, लेकिन आपको हल्का सा मैं बात बता दूंगा। प्रोकैरियोटिक स्टार्टिंग में बने हुए कोशिकाएं हैं ना, जिसमें केंद्रक का विकास नहीं होता या केंद्रक कला का विकास नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, या केंद्रिका अनुपस्थित होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक आप इसको समझ सकते हो, प्री मतलब स्टार्टिंग, स्टार्ट वाला, स्टार्ट में क्या था कि केंद्रक का विकास नहीं होगा, और यूकैरियोटिक में केंद्रक का विकास होगा। केंद्रक के आधार पर इन दोनों को आप विभाजित कर सकते हो। प्रोकैरियोटिक में अक्सर एक कोशिकीय जीव ही आते हैं और यूकैरियोटिक में अक्सर बहुकोशिकीय जीव ही आते हैं, अपवाद को छोड़ के। बैक्टीरिया जैसे जीवों में केंद्रिका क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होती है, वही बात करें, इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ये अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहा जाता है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, ये लाइन आ सकती है, इसलिए आप जान लीजिए। ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रिका झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब आदि या पूर्व, कैरियोटिक मतलब केंद्रक। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट जो मैंने किया था आपको, ये देखिए हिंट दिया था जो आपको, यहाँ पे आप उसको समझ सकते हो और इसको लिख भी सकते हो अगर आपको कभी स्पष्ट करने की बात आई। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहे जाते हैं ना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, प्रो का मतलब मैंने कहा यहाँ पे मैं स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझिए, प्रो का मतलब स्टार्टर, पूर्व,
आदिकाल में जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी ना, तो पहली जो कोशिकाएं बनी होंगी वो प्रोकैरियोटी बनी होंगी, और प्रोकैरियोटी बनी होंगी तो समझ सकते हैं कि उनमें क्या होगा, बहुत चीजें का निर्माण नहीं हुआ होगा, और जबकि यूकैरियोटिक में ये सभी होंगे। ऐसे अंगक अनेक कार्य में कोशिका द्रव्य के असंगठित भाग द्वारा किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैले जैसी संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको समझने के प्रयास करना है और इसको आप तैयार रखिए, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए कि यहाँ पे क्लोरोफिल जो है झिल्लीदार पुटिका में पाया जाता है, थैली जैसी संरचना, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, और जबकि यूकैरियोट में क्लोरोफिल प्लास्टिड में पाया जाता है। प्लास्टिक को हिंदी में कहते हैं लवक। ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं लवक, आपको बता दूं, लवक होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, 3 नहीं, बेसिकली 2 प्रकार के रखा जाता है, लेकिन मैं 3 बोलता हूं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसको रंगी वर्णक बोलते हैं, रंगी वर्णक या रंगी लवक बोलते हैं। और दूसरा भाग होता है इसका लियोप्लास्ट, जिसको अरंगी वर्णक बोलते हैं। इसी क्रोमोप्लास्ट में एक है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम हरित लवक कहते हैं, और हरित लवक से आप परिचित ही होंगे। कुछ किताबों में कुछ राइटर्स इसको 3 भागों में लवक को बांटते हैं, क्लोरोप्लास्ट को 1 भाग करेंगे, क्रोमोप्लास्ट को 1 करेंगे, लियोप्लास्ट को 1 करेंगे। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी क्रोमोप्लास्ट और लियोप्लास्ट 2 भागों में ही बांटती है। ठीक है, अब आते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। इसके बारे में मैंने चर्चा भी कर दिया, लेकिन आपको धीरे से आपको बता भी देता हूं क्या होता है। सीधी सीधी बात समझिए, कोशिका झिल्ली के अंदर भरे सभी पदार्थ केंद्रक को छोड़कर, केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर भरे सभी पदार्थ केंद्रक को छोड़कर कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, यहीं पे आगे चर्चा करेंगे, ये देखेंगे कहाँ परिभाषाएं लिखी गई हैं। कोशिका का एक बड़ा क्षेत्र जो कोशिका झिल्ली से घिरा तो होता है, इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें से बहुत विशिष्ट कोशिकाओं के घटक हैं, जिन्हें कोशिका का अंगक, प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें आप समझ रहे होंगे जो मैंने लिखा था, कह रहे कोशिका द्रव्य और उसमें केंद्रक भी मिला दो तो उसे जीव द्रव्य कहा जाएगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इक्वेशन टाइप का लिखा था, जीव द्रव्य बराबर क्या होगा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होती है। ठीक है, कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकीय झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। इसमें जीवन के गुण तभी लक्षित होते हैं जब यह किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करते हैं। अच्छा, वायरस को, जो वायरस है ना, वायरस लिखा गया है यहाँ पे, वायरस जो है ये कहा जाता है, ये जीवन और मृत्यु की बीच की कड़ी बोली जाती है, बीच की कड़ी के नाम से जाना जाता है, बीच की कड़ी, या हाँ, बीच की कड़ी नाम से ही जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे हिंदी में परिभाषाएं दी गई हैं। ये देखिए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में स्पष्ट किया गया है। देखिए, प्रोकैरियोटिक के लिए केंद्रकीय क्षेत्र लिखा गया है, और यहाँ पे केंद्रकीय क्षेत्र, इसमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा, सुस्पष्ट केंद्रक यूकैरियोटिक पाया जाएगा, यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, इसको केंद्रकीय क्षेत्र कहा जाएगा। क्रोमोसोम 1 होगा, इसमें 1 से अधिक होगा, क्योंकि ये एक कोशिकीय लगभग होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं एकदम, मतलब ये एक कोशिकीय लिख तो रहा हूं, लेकिन ये मत कह देना कि यहाँ पे लगभग बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। यहाँ पे ये भी मत कह देना भाई कि कोई एक कोशिकीय जीव है और यूकैरियोटिक निकल गया तो आप कहो कि नहीं सर आपने गलत बता दिया। नहीं, यहाँ पे अक्सर की बात कर रहा हूँ, अक्सर जो ये चीज होती है, ये चीज बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है,
झिल्ली युक्त कोशिका हो अनुपस्थित होती है, वगैरह वगैरह बहुत चीजें लिखी गई हैं। बात करते हैं कोशिका अंगक के अंदर वो सभी चीजें रखेंगे, मतलब आपको स्पष्ट कर दो, कोशिका देखिए यहाँ पे छोटा सा बना रहा हूं, ये देखिए कोशिका झिल्ली जैसे होगी, इसके अंदर केंद्रक आपने देख लिया, केंद्रक क्या होता है। अब इस कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर जो भी पदार्थ पाए जा रहे हैं उनको हम कोशिका अंगक नाम से जानेंगे, ठीक है। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिसमें उसमें उपस्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग होते हैं। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं में, जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, कोशिका को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिसमें कि वे जटिल संरचना व कार्य का सहारा देते हैं, जटिल संरचना व कार्य को सहारा देते हैं। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिका युक्त झिल्लियां, ये कोशिका झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाएं अंगक का उपयोग करती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इसमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे देखिए, अंतःद्रव्य जालिका पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत गाल्ची उपकरण पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, माइटोकांड्रिया पढ़ेंगे, प्लास्टिड पढ़ेंगे जिसको मैंने लवक कहा था। ये चीजें आपको मैं बताऊंगा इसी क्लास में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, क्लास 9th में जितना डिटेल से आपको कोशिका के बारे में देखने को मिल जाएगा उतना किसी भी क्लास में देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट 11th की जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, 11th में आप कोशिका के बारे में पढ़ोगे तो इतना डिटेल से देखने को नहीं मिलता। एनसीईआरटी की बात करो, एनसीईआरटी में इतना डिटेल देखने को नहीं मिलता। हालांकि उसमें डीप नॉलेज के अलावा थोड़ा बेसिक से ऊपर के नॉलेज देते हैं, ठीक है। तो मतलब उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बहुत बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। अंतःद्रव्य जालिका युक्त नलिकाओं या सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका तथा गोल या आयताकार थैली पुटिकाओं की तरह दिखाई देती हैं। अंतःद्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अच्छा, प्लाज्मा झिल्ली सुन के आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? प्लाज्मा झिल्ली वही कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाएगा, तो ये चीज कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। और अंतःद्रव्य जालिका को ER से संबोधित करेंगे। अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती हैं, खुरदुरी और चिकनी। खुरदुरी को रफ बोलते हैं इसलिए RER, और चिकनी को क्या बोलते हैं उसको, सरफेस बोलते हैं इसलिए SER बोलेंगे, ठीक है। RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदुरी दिखाई देती है क्योंकि इस पे राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से बाद में देखेंगे, अभी मत इसको उलझाइए। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है, यहाँ लिख भी दिया है। मेन काम इसका राइबोसोम का यही होता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, या यूं कहूं प्रोटीन निर्माण का कार्य जो होता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य का ठेका जो लिया है वो लिया है राइबोसोम ने। किसने लिया भाई? राइबोसोम, ठीक है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकतानुसार ER के द्रव्य के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। SER वसा या लिपिड अभी बात करते हैं। अणुओं की सहायता से बनती है। यह कोशिका की क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। बहुत खतरनाक अंग्रेजी लिखी गई है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मैं कोशिश करूंगा आपको ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो मैं इंग्लिश में आपको बताऊं, क्योंकि बायो मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ने में असमर्थ हो जाता हूँ। यहाँ की जो अंग्रेजी है ना, हालांकि मैं भी यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, लेकिन बाद में जब मैं बायोलॉजी पढ़ा हूँ, अपने अध्ययन किया हूँ, तो इंग्लिश में पढ़ा हूँ, तो ये चीजें मुझे हिंदी में पढ़ाना थोड़ा सा अटपटा लगता है, या मतलब कुछ भी करना बायोलॉजी से संबंधित मुझे अटपटा लगता है।
कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन्स की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ईआर भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती हैं। यहाँ पे जाके आपकी जो एक दीदार था कोशिका से वो होता है। कोशिका कैसे दिखती है यहाँ पे डिटेल से दिया गया है, जो मैं अभी तक बता रहा था। ठीक है, ये देखिए आप कोशिका देख रहे होंगे, कोशिका झिल्ली कहाँ से, प्लाज्मा झिल्ली ये देख रहे होंगे, ये रहा प्लाज्मा झिल्ली, और प्लाज्मा झिल्ली ये रहा किनारे किनारे, और इसके बाद ये रही केंद्रक यानी केंद्रिका झिल्ली से घिरा हुआ है। ये देखिए केंद्रिका झिल्ली लिखी, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, ये देखिए इसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। और यहीं पे खुरदुरी हो गई, खुरदुरी टाइप की ये दिख रही है, यहाँ पे है। ठीक है, राइबोसोम के छोटे छोटे अणु देखने को मिल जाएंगे आपको जो चिपके रहते हैं। अभी लाइसोसोम के बारे में भी देखेंगे। तो ये चित्र आप अपने किताब में रखिए, इसके बारे में मैं अलग से डिटेल से बातें करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैं डिटेल से बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी से ही बात कर रहा हूँ। ये क्लास खत्म होते ही मैं अपनी तरीके से अपने पीपीटी फॉर्म में आपको यहाँ पे कोशिका के बारे में डिटेल से एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो पीपीटी बढ़िया 3D डायग्राम में होगा। इस प्रकार ईआर का कार्य कोशिका द्रव्य की विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों का परिवहन करना है। मुख्य काम क्या है? पदार्थों का परिवहन। अब आपको समझ में आ गया ईआर का काम क्या है? पदार्थ यानी प्रोटीन का स्थानांतरण है, प्रोटीन का पदार्थ का स्थानांतरण है, परिवहन है या परिवहन केंद्र है। कोशिका द्रव्य झांसे को भी बनाती है। आगे मुख्य बात आते हैं गाल्जी काय पे। गाल्जी काय एक बहुत ही उदाहरण, गाल्जी उपकरण लिखते हैं इसको, गाल्जी काय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गाल्जी काय के नाम से भी जाना जाता है। कैमिलो गाल्जी द्वारा वर्णित, कैमिलो गाल्जी वैज्ञानिक हैं, इन्हीं के नाम पे गाल्जी काय का नाम रखा गया है। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है। पुटिकाएं मतलब पतली पतली चीजें जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी होती हैं, जिन्हें इन झिल्लिकाओं का संपर्क ईआर झिल्लिकाओं से होता है। इसलिए जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। ये देखिए आपकी जो जंतु कोशिका के अलावा ये पादप कोशिका के बारे में दिया गया है। इसमें सिर्फ अंतर यही है कि आपको यहाँ पे देखिए किनारे किनारे जो ये पट्टियां देखने को मिल रही हैं, ये कुछ और नहीं, ये है कोशिका भित्ति को दिखा रही है। ठीक है, और लगभग सेम ही है, आप समझ जाएंगे। देख लीजिए अगर ये कंप्यूटर मेरा खोल दे तो। ईआर में संश्लेषित गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, उन्हें कोशिका के बाहर व अंदर के क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और कोशिका के बाहर अंदर भेज दिए जाते हैं। इस कार्य में शामिल पुटिकाओं के पदार्थ का संचयन, रूपांतरण और बंद करना है। ठीक है, इस परिस्थिति में गाल्जी उपकरण को सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती है। कुछ परिस्थितियों में सामान्य शक्कर को जटिल शक्कर से बनती है। गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। अब देखिए मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ साइड में देखिए गाल्जी काय क्या कर रही है, यहाँ पे देख लीजिए गाल्जी काय क्या कर रही है। जो प्रोटीन पदार्थ बना था ना, जो पदार्थ या प्रोटीन जो भी बना था, जो भी आप जिस नाम से अच्छा समझिए उसी को, प्रोटीन जो बना था ना, गाल्जी काय क्या करती है, उसको पैकिंग करती है, पैकिंग करेगी और ट्रांसफर करने में सहायता करेगी। और दूसरा काम गाल्जी काय का क्या है? लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम का निर्माण करना इसका मुख्य काम में से एक आता है। ठीक है, तो गाल्जी काय के दो काम है, प्रोटीन को पैकिंग करना और इसको बाहर भेजना, विभिन्न क्षेत्रों में भेजना, और लाइसोसोम का निर्माण करना। अब सवाल ये आता है कि लाइसोसोम क्या चीज है? संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरा हुआ संरचना होता है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, पाचक एंजाइम होते हैं। ये गाल्जी काय को ना ट्रांसफर इकाई बोला जाता है, या इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं क्या? शायद ट्रैफिक पुलिस, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसफर के लिए। जबकि लाइसोसोम को ना आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
लाइसोसोम पदार्थों को अपशिष्ट निकालने वाला तंत्र होता है। ये बाहरी पदार्थ और कोशिका अंगक के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, भोजन, पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में भेज देता है। लाइसोसोम बहुत शक्तिशाली पाचक का एंजाइम है जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ता है। ये पाचन कार्य भी करता है। ठीक है, कोशिकीय पाचन में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है, एंजाइम अपनी ही कोशिका में पाचित कर देता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब इस लाइसोसोम के बारे में यहाँ से थोड़ा सा आप जान लीजिए। लाइसोसोम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये पदार्थ का पाचन करता है, पाचन तंत्र है एक तरीके से। कोशिका के अंदर पाचन तंत्र है, हर चीज को पचाएगा। दूसरा, अपशिष्ट पदार्थ को पाचित करता है। अपशिष्ट पदार्थ है, कुछ भी पचाएगा, ये तो वही बात होगी। दूसरा, अगर खतरा दिखा ना तो लाइसोसोम फट जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, किसी भी प्रकार की नुकसान देख के अपने आप को लाइसोसोम ही फट जाता है, जिससे कोशिका बच जाती है। यहाँ पे कैमिलो गाल्जी के बारे में लिखा गया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। अब आती है मेन मुद्दे पे, माइटोकांड्रिया का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइटोकांड्रिया। ये चीज़ें आपको समझनी है, देखनी है और जाननी भी चाहिए। तो ये बातें मैं करूँगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया के बारे में हम बात करेंगे। इसको ऊर्जा घर भी कहा जाता है, ऊर्जा घर भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम कल डिटेल से बातें करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें बताइए कि क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है।